मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 2 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में कई लेक्चर से आप लोगों को समझाया जा रहा है। आज हम इसका आखिरी भाग टिप्पणी दी गई है कुछ, उसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे और लिखने के लिए भी ये टिप्पणी आप लोगों को दी जाएगी, जिन्हें सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। तो आज हम टिप्पणियों की शुरुआत करते हैं, जिसमें इनका पूछने का जो तरीका होता है, प्रश्न कैसे बनते हैं, ये हम पहले आपको समझा दें। तो प्रश्न जैसे होता है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। जैसे सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार युक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इस टिप्पणी के माध्यम से ये कह रहे हैं, जो सेना है ये किसी भी देश के लिए ये बहुत अनुशासित संगठन होता है, लेकिन इसको कुछ लोग भ्रष्टाचार युक्त भी बना दिया है। सबसे शक्तिशाली और अनुशासित मानते हुए भी इसमें भ्रष्टाचार भी व्यक्त है। इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ये आप समझ लीजिए किस तरीके। किसी देश की सेना रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती है। सैन्य शासन के अधीन नागरिकों की सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके कहने का मतलब है कि ये जो सेना होता है, सेना का संगठन तो बहुत बड़ा होता है, सेना का संगठन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं होता है, इसलिए इस पे सरकार नहीं बन सकती। ये उदाहरण जैसे पिनोशे के शासन के अधीन चिली के लोगों को अनेक कष्ट भोगने पड़े। मान लीजिए सपोर्ट दैट, अगर ये सेना जबरदस्ती शासक पर दबाव बना करके या शासक को अपने अधीन करके और शासक स्वयं शासन करने लगते हैं, इसको तख्ता पलट भी कहते हैं। तख्ता पलट कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से एक दो बता दें। जैसे पिनोशे का शासन, वहां पर भी वहां की जो सेना थी, तो उसका कमांडर था, वो राजा पर स्वयं अपना अधिकार स्थापित करके वहां का शासक बन गया। इसी तरीके पाकिस्तान में मुशर्रफ को यदि सुना हो, वो भी एक सैनिक का ही कमांडर था, उसने भी अपने शासक को अपने अधीन करके वहां का शासक बन गया। इस तरीके से सेना अगर अपने राजा को जबरदस्ती करके अपने अधीन कर लेती है और स्वयं शासक बन जाती है, तो इसे तख्ता पलट भी कहते हैं। ऐसी सरकार, इस तरीके की बनी हुई सरकार जनता का कभी हित नहीं कर सकती। क्लियर? अगला है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारी की जरूरत, भले ही उनकी संख्या कम ना क्यों। इस टिप्पणी में कहा गया है कि बहुमत के शासन का मतलब मूर्खों का शासन। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में हमारे देश में भाजपा की शासन जो चल रहा है, चाहे यूपी में हो या केंद्र में हो, दोनों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी हुई है। ऐसे शासन का जो लेखक का मत है
कि ऐसी सरकार मूर्खों की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण बहुमत से बनी हुई सरकार होती है, सबसे सर्वोत्तम सरकार वही होती है। क्योंकि अगर वो गठबंधन से सरकार बनती है तो विपक्षी का उस पर दबाव रहता है और वो अपने स्वेच्छा से कुछ कार्य नहीं कर पाती है। लेकिन जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है वो स्वतंत्र होती है और जो भी देश के हित में निर्णय लेना चाहे इसके लिए वो सक्षम होती है और निर्णय ले लेती है। यही अंतर होता है गठबंधन सरकार और बहुमत पूर्ण सरकार। ठीक है, इसी में थोड़ा सा इससे संबंधित भी समझ लीजिए। किसी भी देश के सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया है। समाज के कुछ वर्गों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। भारत में यानी हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया है और इसमें किसी को वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष या लिंग विशेष के आधार पर वंचित नहीं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है इसी में, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो देश पर धर्म गुरुओं का शासन क्यों नहीं होता है? इसके बारे में टिप्पणी सुन लीजिए। राजनीति में धर्म को शामिल करने से खतरनाक विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म के धर्म गुरुओं को संचालन का कार्य सौंप देने से देश में सांप्रदायिकता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। हमारा देश जो है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर किसी एक भी धर्म को, किसी भी धर्म को यदि शासक बना दिया जाए तो आपस में क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। इसलिए धर्म गुरुओं को शासक नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? अगला है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। देखिए, देश में अभी हमने आपको बताया कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। ऐसे तो आप देख रहे हो कि हर वर्ष किसी न किसी का चुनाव चलता रहता है। जैसे आने वाला चुनाव आपका ग्राम पंचायत के चुनाव है, इसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव, फिर नगर पालिका के चुनाव। इस तरीके से किसी न किसी चीज के चुनाव चलते रहते हैं। आगे है, देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। इसमें है, वह देश लोकतांत्रिक हो सकता है यदि ऋण लेने वाली सरकार जनता द्वारा निर्वाचित है। मतलब ऋण ले करके जो सरकार ऋण लेती है, ऋण मीन्स कर्ज, उसको कहते हैं कर्ज। जो सरकार कर्ज लेती है उससे यदि वो जो भी जनता के या नागरिकों के हित में इसका उपयोग करते हैं, विशेष करके जो होता है शिक्षा पर खर्च करती है या उनके रोजगार पर खर्च करती है, वो लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती है। इसी में है, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग ही। इसमें कहने का मतलब है कि हमारे देश में बहुत भाषाएं, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। जो हमारे देश के संविधान में भाषाएं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। लेकिन जो हमारे
भाषा है शिक्षा की तो प्रमुख रूप से या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है। यही कहने का तात्पर्य है कि भाषाएं तो बहुत है, लेकिन प्रमुख रूप से केवल एक ही भाषा का महत्व दिया गया है, ऐसा इसका मतलब है वह राज्य लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नागरिक को अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी टिप्पणियां समाप्त होती हैं और आज से आपका ये पाठ भी समाप्त होता है। सभी बच्चे इस पाठ को अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क में उसी से आगे के जो हमने दिया था लघु उत्तरी, उसी से आगे के 2 प्रश्न याद कर लेंगे। धन्यवाद।